गर्मी। शांति बनाइए, शांति। गर्मी लग रहा है वो। ए, 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 ए। क्या हो रहा है जी? क्लासों में बर्दाश्त नहीं होता है फोन। चलिए, आप लोग आई कार्ड चेक में कॉपरेट नहीं करते हैं, ठीक है? चेक नहीं हो रहा था, हो रहा था। सब लोग जो है धकल के आ गए, ठीक है? तो कल से 4 गो फट्ठा वाला को खड़ा कर देंगे, ठीक है? प्यार से चेक करता है तो आप लोग नोटंकी बतियाते हैं, ठीक है? आप लोग जो है पता नहीं क्या है, कौन मिट्टी के बने, हमको नहीं समझ में आता है। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे बोलिए? आए, अनुसूची का क्वेश्चन होगा। आए, बनाए थे क्वेश्चन, बना था। जो पढ़े होंगे उनसे बना होगा, और जो नहीं पढ़ेंगे उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो क्वेश्चन पहले करवा देना। क्या बोले? पढ़ा? पहले क्वेश्चन कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव नोट ले लीजिएगा, ऑफिस में है क्या? ना है, खत्म हो गया, बाद में करवाएंगे, अभी करवाएंगे। क्वेश्चन है ना जी? क्वेश्चन है ना? सब लोग सुनिए, ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन चढ़ाया हुआ है ना, फ्री में है ना? अरे क्या वो क्वेश्चन है? देखिए अभी बना रहे हैं, बोले थे बनाने के लिए पहले ना। क्या गो है? 55 गो। 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, फिर नया चैप्टर पढ़ाएंगे। क्वेश्चन करवा देंगे, इससे होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा। पंकज थोड़ा इधर कीजिए तो। हाँ, चलिए सुनिए, आइए भाई जी लोग आ जाइए क्वेश्चन पे, दीदी जी लोग आप लोग भी आइए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा पीछे वाले? तो खरीद काहे न लिए हो भाई महाराज, आप लोग खरीदते भी ना है भाई? नहीं है? है? कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है। है, ठीक। किसके किसके पास है? हाथ खड़ा कीजिए तो। अरे किताब, किताब निकालिए ना, किताब निकालिए। हाँ हाँ, जैसे ही सब ऊपर कर रहा कीजिए तो। देखिए देखिए, है बहुत लोग के पास। आइए बनाइए, है आइए बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, बड़ी बतियाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? 8। वाह रे बहादुर।
आगे आइएगा, विचार कीजिए। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सही या गलत? सही है। 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी स्थानीय निकाय से, सही या गलत? सही है। विवाह एवं विवाह विच्छेद समवर्ती सूची का विषय, सही है। बोडो को 71वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। बोडो को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत शामिल किया गया है, ना कि 71वां के तहत। मतलब आंसर क्या होगा? 1, 2 एवं 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय संविधान में है 9, 12, 10, 11 कितना? 12 अनुसूची, 12 अनुसूची, 12 है। सुनिए, फोन करके बोलिए वो पंखा, ठीक है, और इधर भी एगो, ठीक है, 3 गो पंखा का बोलिए कंडेंसर बदलने के लिए आज रात में अभी, ठीक है, क्लास के बाद, ठीक है, बोलिए कंडेंसर खरीद के लाएगा। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 1, 2, 3 और कोई पंखा नहीं नाच रहा है। और एगो बोलिए यहाँ पे पंखा लगा देने के लिए वहां पे, ठीक है, लड़की लोग इधर ही छोटा पंखा है, वहां पे एगो पंखा लगवाइए। और उसके बाद सुनिए, फिलहाल सुनिए ना, रुके न हो तोरी का। तो फिलहाल आज रात में क्या क्या हो जाना चाहिए? एगो यहाँ पे पंखा लग जाना चाहिए, 3 गो पंखा का 1, 2, 3 गो का कंडेंसर चेंज हो जाना चाहिए। और 1 से 2 दिन में कहिएगा कि उधर जो है एगो एग्जॉस्टर वहां पे उस एरिया में, और 2 एग्जॉस्टर इस एरिया में लगाना है, ठीक है, 2 एग्जॉस्टर इस एरिया में, ठीक है, 2 एग्जॉस्टर इस एरिया में, एक एग्जॉस्टर वहां पे। 2 गो एग्जॉस्टर ना आज रात नहीं हो पाएगा, एग्जॉस्टर लगाना थोड़ा टफ है, ठीक है, वो हो सकता है, ये दोनों चीज हो सकता है, ठीक है, ये दोनों काम करवाइए आज, ठीक है, एग्जॉस्टर वाला भी काम करवाना जरूरी है। चलिए, 3 का आंसर बी। ये सब बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए तुरंत, जो ऑफिस में उसको बोलिए करवाएगा। गर्मी बहुत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग नहीं ना, 22। क्या गो है? 22 गो है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद, 300। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, सही या गलत? आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। एकदम कौन नशा कर ले हैं? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? हाँ, एगो देता है ना, यानी पहला देता है ना, पहला। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। कौन? पहली। कौन? पहली। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के, मतलब आंसर ए होगा। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है या नहीं है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है या नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के लिए है? नहीं ना है। कितने लोगों के शपथ ग्रहण की चर्चा 3री अनुसूची में? कितने? कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और, तो ये गलत है ना हो। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है या नहीं है? 1, 2 और 4, मतलब आंसर सी।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा। षष्टम जनजातीय क्षेत्र। अष्टम नवम, मतलब क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। 3 4 2 1 मतलब आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया कौन? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का विवरण। 8वीं में भाषा। 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं में दल, मतलब 3 1 4 2। 3 1 4 2। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? डाल सकती है, सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। सही है या गलत? सही है। आंसर क्या होगा? सी। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, मतलब आर्थिक योजना किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विषय है। आगे संघ सूची में कितना विषय? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ए सी और बी। ए सी और बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। बोर्ड काम नहीं कर रहा है वो आज, पता नहीं बोर्ड बढ़िया थी। चलिए आगे। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित? किसमें? समवर्ती सूची में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? आपराधिक मामला। आपराधिक मामला, समझ गए? देखिए इसमें जो पुलिस है ना, ये राज्य सूची का विषय। रेडियो और टेलीविजन संघ सूची। अब विदेशी मामले संघ सूची। विदेशी मामले संघ सूची। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची है। सही या गलत? शेयर बाजार समवर्ती सूची ना? शेयर बाजार समवर्ती सूची का? शेयर बाजार समवर्ती सूची का नहीं है, बल्कि यह संघ सूची का विषय है। कौन सूची का? संघ सूची। संघ सूची का विषय है। समझ गए? तो बी नंबर क्या है? सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची सही है। 18 का आंसर बी है। कहां का है? आज तोरी का ऑनलाइन में कट रहा है। क्वालिटी बोरिंग लगता। ठीक तो चल रहा है जी। कब कटा है? काहे कट रहा है? नीचे में क्लास चल रहा है जी।
चलो रुकिए 1 मिनट। बिहार पुलिस का फिजिकल क्वालिफाइड कर गए आज। चलिए बढ़िया है, ये तो खुशी का बात। सुधीर कुमार यादव, कांग्रेचुलेशन बोल देते हैं क्या? बधाई हो। मिठाई मांगे है भट्ट? हाँ, हे भगवान। कभी कभी कटता है। अच्छा रुकिए 1 मिनट, कट रहा है। गया HDMI लाने है? हो गया, चल रहा है अब ठीक है, पढ़ाए ना अब। चलिए आइए तो भाई जी लोग आ जाइए तो। केंद्र सूची का विषय इसमें कौन है? जनगणना। कौन है? जनगणना। राज्य सूची का विषय कौन है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची का विषय जनसंख्या नियंत्रण। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष। मिलाइए क्या होगा? ए होगा। ए मार देना। चलिए मार देते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? कौन है? शिक्षा। कृषि कौन सूची में? राज्य। पुलिस राज्य। रक्षा संघ। रक्षा संघ। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़िएगा, इसकी चर्चा 36 से 51 और 36 से 51 के बीच में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 45। वह बालकों यानी 6 वर्ष से यानी 6 वर्ष से कम उम्र के जो बालक होते हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करने की बात करता है, तो यह प्रभाव डालता है। ग्रामीण और शहरी स्थान यानी का ये भी डालता है। पंचम अनुसूची, ये स्पेशली अनुसूचित क्षेत्र में डालता है। षष्टम अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में डालता है। सप्तम अनुसूची, इसमें तो 3 सूची है, इसमें तो शिक्षा की चर्चा है, मतलब सब प्रभाव डालता है। मतलब 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। चलिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस। किसका नहीं है? गैस। छूट गया। ओ, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय किसमें है? 10वीं अनुसूची में। किसमें है? 10वीं। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? किसका? गैस। कौन सूची में जानते हैं? राज्य सूची। कौन सूची में? राज्य सूची। राज्य सूची में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है? कृषि। कौन सूची? राज्य सूची से संबंधित है। राज्य सूची। किससे? राज्य सूची। देखिए, थोड़ा सा जीवन में जो है ना, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, ठीक है, समझ गए? हाँ, पसीना तो बहाना पड़ता है, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत परेशानी होता है हर किसी को।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में किसका उल्लेख है? राज्य सूची में किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस। पंचायती राज विषय किस सूची में शामिल है? राज्य सूची। किसमें? राज्य सूची, राज्य सूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया। विवाह, विवाह विच्छेद, कारागार राज्य सूची। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सूची 3 समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं में है। किसमें है? 7वीं, 7वीं में है। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? देखिए, भूमि विवाद से संबंधित है तो भूमि विवाद 9वीं अनुसूची, यानी कोहिलो के संविधान के 9वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं में है। किसमें है? 5वीं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होगी? किसमें? मणिपुर। और कितने राज्य में लागू होता है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बताइए क्या होगा? मेघालय, त्रिपुरा तथा, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज, पंचायती राज। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची? किसमें है? 10वीं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची? कौन? 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची? कौन? 11वीं, 11वीं। 74वें संविधान संशोधन क्या होगा? 12वीं होगा। संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 4थी, भाषा 8वीं, शपथ ग्रहण 3री। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? बताइए क्या होगा? 4 नंबर होगा, होगा। बहुत लोग तो कुछ समझ में ना आ रहा है क्या हो रहा है। मुंह में से कलम हटाइए ना जी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा का शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने का शपथ लेता है। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन का शपथ लेता है। असंघ के मंत्री सूचना के गोपनीयता की शपथ लेता है। तो बताइए क्या होगा? 3, 4 सी होगा, होगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन? किसमें? 1 में। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आपराधिक मामला समवर्ती सूची सही है। निगम कर संघ सूची सही है। भूमि सुधार संघ सूची ना, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। आंसर सी।
10वीं अनुसूची को जिस समय संविधान में जोड़ा गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। अब प्रथम अनुसूची के समय 11वीं और 12वीं पीवी नरसिम्हा। 9वीं अनुसूची को जब संविधान में जोड़ा गया इस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। जनगणना किस सूची का विषय? जनगणना संघ सूची का विषय। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी स्थानीय निकाय से है। इसमें कुल कितने विषय? कितने? 18। 11वीं अनुसूची में कितने विषय? कितने? 29। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? बीमा संघ सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची है। प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची है। निगम कर संघ सूची है। सब सुमेलित है। आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। भारत के संविधान 52 नंबर हो गया ना? हो गया? 52 नहीं हुआ है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची स्वायत्त शासित जिला परिषद के? छठी। क्या है वो क्वेश्चन है? दो और है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता? 5वीं। कौन? 5वीं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन? कौन? 5वीं। देखिए ये जो क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया था और कुछ इसमें मेरे तरफ से था। मैक्सिमम क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। कोई रेलवे में पूछा गया है, कोई एसएससी में पूछा गया है, कोई बीपीएससी में पूछा गया, कोई यूपीएससी में पूछा गया है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। आप इस चैप्टर को पढ़े तो आप जो भी लोग रेगुलर हैं, जो इरेगुलर है, जो पढ़वे नहीं किए उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। समझ गए? उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। समझ गए? जो भी लोग रेगुलर हैं और आपने अनुसूची पढ़ा, क्वेश्चन बना, ऐसे ही हर चीज पढ़ते जाइए, क्वेश्चन बनते जाएगा। यहां पे क्वेश्चन बनते जा रहा, परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेगा, परीक्षा में भी क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग अपने अगले चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। अब हम लोगों का जो अगला चैप्टर है, अब आप हेडिंग मारिएगा। ठीक चल रहा है जी? अब लिखिएगा। फिर तो कटिए रहा है जी। अभी कटा है ना, फिर से कटिए रहा है। काहे कट रहा है? कट होता है ना? अच्छा ठीक है, देखते हैं। आज थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आज मैनेज कीजिए। ऑनलाइन वाले लोग आज मैनेज कीजिए, देखते हैं अभी। चलिए, तो अगला चैप्टर जो हम लोगों का है वह है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आगे आप हेडिंग मारिए, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
कॉपी नहीं लेकर के आए हीरो? हीरो कॉपी नहीं लेके आए उसमें? भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए, समझिएगा। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है जानते हैं? इस चैप्टर में हम लोगों को उन चीजों के विषय में पढ़ना है, उन अधिनियमों के विषय में पढ़ना है जो अधिनियम अंग्रेजों ने भारत में शासन चलाने हेतु पारित किया। अंग्रेजों ने भारत में शासन चलाने हेतु 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया तथा अन्य कई सारे अधिनियम पारित किए। उन्हीं सब अधिनियमों के विषय में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब समझिएगा क्या हुआ था, कब हुआ, कैसे हुआ, हर प्रकार की बात हम आपके साथ करेंगे अभी, ठीक है? तो आते हैं ऑनलाइन वाला सबको दिक्कत हो रहा है, हो वीडियो कट जा रहा है बीच में, ठीक है? क्या किया जाए, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। आए क्या किया जाए? चलिए, क्या क्या ये लोग कर देता है, क्या कुछ किए हैं काज? तो फिर गड़बड़ काहे हो रहा है आज? बात है कि आप लोग भी जो है ना खाली क्लास लगा देते हैं, बाद में क्या गड़बड़ हुआ क्या से वो सब कभी आज तक जीवन में चेक किए हैं? अरे टेक्निकल चीज है, इस सब में गड़बड़ होते रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है? चलिए, तो अब सुनिएगा। तरीका अब सुनिएगा, जो अगला चैप्टर है हम लोगों को भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, गौर कीजिएगा भाई जी लोग, क्या हुआ था समझिएगा। आपको हुआ यह था 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आया। भारत की यात्रा पर जब वास्को डी गामा आया तो भारत पहुंचने के बाद कई दिनों तक भारत में रुके, पुनः वास्को डी गामा वापस अपने देश लौटे। जब वास्को डी गामा पुनः अपने देश लौट रहे थे तो वे भारत का कुछ गोल मिर्च, जिसको आप लोग मरीच या काली मिर्च कहते हैं, मरीच या काली मिर्च, जीरा मरीच, जीरा मरीच समझते हैं ना? समझते होंगे आप लोग। सब खाना न बनाते हैं अपने से न बनाते हैं कि किसी को रख ले हैं? सुनिएगा, तो जो वास्को डी गामा है, सुनिएगा आप, वास्को डी गामा कुछ गोल मिर्च भारत से लेकर पुर्तगाल गया। जब भारत से लेकर पुर्तगाल गया और उस गोल मिर्च को जब पुर्तगाली बाजार में बेचा गया तो जितना में खरीदा गया था उसका 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। तो लगा ये तो सोना चीज है, हीरा चीज है, इसको तो हम बेचेंगे तो एकदम अरबपति खरबपति बन जाएंगे। पुर्तगाल के लोगों को लगा
तो पुर्तगाल के लोग व्यापार करने के लिए भारत आए, और पुर्तगाल के लोग जब व्यापार करने के लिए भारत आए तो उसको भारतीय व्यापार में बहुत अधिक मुनाफा मिल रहा था। तो इससे पुर्तगाली लोग काफी उत्साहित हुए, काफी व्यापार फला फूला पुर्तगाली का। तो पुर्तगाल यूरोप महादेश का एक देश है और ब्रिटेन भी यूरोप महादेश का एक देश है। जैसे कि मान लीजिए आपका पड़ोसी, आपके पड़ोसी को नौकरी हो जाता है तो कैसे मिर्ची लगता है आपको? ये हमको भी होना चाहिए। मिर्ची लगता है कि नहीं लगता? अगर मिर्ची लगता है तो आप ठीक ठाक हैं, नहीं तो आपको रांची या आगरा जाने की जरूरत है। ये होना चाहिए। अरे बगल में कोई सफल हो गया है तो लगना चाहिए मिर्ची, समझे? है बट अरे कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, समझ गए? कुछ हो कैसो हो नौकरी होना चाहिए, समझ? कैसे हो, गलत धंधा से सही धंधा से, कुछ हो किसी भी रूप में नौकरी चाहिए। नौकरी मिल गया आप सफल हैं। आज के डेट में ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है जानते? नौकरी मिलना, नौकरी मिलना। पहले ज्ञान प्राप्ति का मतलब कुछ और होता था, अब नौकरी मिल गया आप बहुत बड़ा ज्ञानी है। नौकरी नहीं मिला, आपके पास कितना नॉलेज है, कोई वैल्यू ना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक जॉब वाला लोग एक महीना में जितना कमाएगा उतना हम एक दिन में, अच्छा जॉब, ए ग्रेड जॉब की हम बात करते हैं, समझे? एक जॉब वाला लोग एक महीना में, ए ग्रेड जॉब वाले लोग एक महीना में जितना कमाएगा हम उतना एक दिन में कमाते हैं, समझिएगा? लेकिन फिर भी अगर आप, है ताली नहीं बजाना, अगर हम जाएंगे अपने समाज में कोई जॉब वाला रहता है तो उसको कुर्सी मिलता है, हमको नहीं मिलता है, समझे? लेकिन हमको मिल जाता है, मास्टर है ना। एक बात बोल रहे हैं तो अब सुनिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, सुनिए तो सुनिएगा। अरे सुनिए नो, चलिए देखिए, आपको जब व्यापार में पुर्तगालियों को मुनाफा होने लगा तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि हम लोग भी भारत जाकर व्यापार करेंगे, और ब्रिटेन के भीतर एक कंपनी स्थापित हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन के भीतर एक कंपनी स्थापित हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो स्थापना के बाद इसका उद्देश्य था भारत पहुंचना, अब भारत पहुंचकर व्यापार करना। जब यह कंपनी स्थापित हुआ था तो उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। मुगल वंश का जो शासन रहा है वह आपको 1526 से 1707, 1526 से 1707, और ऐसा नहीं है कि 1707 के बाद मुगलों का शासन नहीं रहा है, 1707 के बाद भी मुगलों का शासन रहा है, 1707 के बाद भी मुगलों का शासन रहा है, क्लियर है? तो अब समझिएगा, लेकिन मुख्य तौर पर इसी अवधि में मुगलों का शासन रहा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय 1600 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का शासन था। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। और जो एलिजाबेथ प्रथम थी, यह कंपनी को यह अधिकार दिया कि कंपनी भारत जाकर व्यापार कर सकती है। कंपनी भारत व्यापार करने के लिए पहुंची, भारत में व्यापार करना शुरू की। भारत में कंपनी का व्यापार प्रारंभ जहांगीर के काल में हुआ। देखिए, जब कंपनी स्थापित हुआ था तो मुगल बादशाह अकबर था। मुगल बादशाह अकबर की हम बात करें तो जो अकबर है, अकबर का शासन काल था 1556 से 1605। अकबर के बाद जहांगीर बना, जहांगीर का शासन काल है 1605 से 1627। तो कंपनी के स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर, और कंपनी जब भारत में व्यापार करने लगा तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर।
मुगल बादशाह जहांगीर। कंपनी आया, भारत में व्यापार करने लगा, ठीक ठाक व्यापार कर रहा था। कालांतर में जाकर 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब का निधन हो गया। और जब मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ ना, तो औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह बने वे मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह। ये सब काफी अयोग्य मुगल बादशाह था, अयोग्य, इनमें योग्यता नहीं थी। इन बादशाहों को जैसे कि बहादुर शाह जफर को साहेब खबर, यानी उनको अपने राज का कोई खबर ही नहीं था, जिस कारण उसे साहेब खबर। फिर जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। हमेशा वो अपने मिजाज में रहता था, अपने रंग में रहता था। तो कहने का मतलब यह है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन के बाद कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं हुए, कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं हुए। और कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं हुए, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। और इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेज भारत में व्यापार करने के साथ साथ भारत के राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। भारत के राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और जब भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो अब यह कंपनी व्यापारिक कंपनी के साथ साथ राजनीतिक कंपनी बनने लगी। भारत के राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप कंपनी ने 1757 के पलासी युद्ध से किया। और 1757 के पलासी युद्ध से कंपनी ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन को स्थापित किया। 1757 में एक युद्ध हुआ था, उसे हम लोग पलासी का युद्ध कहते हैं। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। और इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई और बंगाल के नवाब की हार हुई। इस युद्ध से ही अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया। अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया। कंपनी अब भारत में राजनीति भी करने लगा, शासन प्रशासन भी करने लगा। अब यहां पे पहले रोकते हैं, एक बात बताइएगा, रिलायंस कंपनी या जियो कंपनी, जियो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जियो कंपनी और भारत सरकार दोनों एक है कि दोनों में कुछ अंतर है? अंतर है ना। अरे भारत सरकार है, जियो एक प्राइवेट कंपनी है। ये बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी मात्र थी, एक कंपनी थी मात्र, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वहां ब्रिटेन का अपना संसद भी था, ब्रिटेन के भीतर ब्रिटेन की अपनी सरकार भी थी। तो जब ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में राजनीति करना शुरू कर दिया, तो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार का टेंशन बढ़ गया कि ये तो हमारे देश की कंपनी है और ये भारत जाकर भारत में राजनीति कर रहा है, शासन प्रशासन शुरू कर दिया है। तो ब्रिटिश संसद ने यह तय किया कि ब्रिटिश कंपनी को हमें अपने नियंत्रण में लाना है। ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने के लिए सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई सारे प्रावधान थे।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कई सारे प्रावधान थे, उन प्रावधानों के विषय में आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को यहां पर हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले अब 1757 के पलासी युद्ध पर आते हैं। अरे देखिए चश्मा वाला को सो रहा है, हाय तोरी क्या, दिन में क्या कर रहे थे? दिन में मोबाइल चला रहा होगा ऐसे ऐसे। बताइए कहां घर है गुरुजी, कहां घर है? ऐसे दिन दहाड़े सोइएगा तो कैसे होगा बताइए? होगा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, ऐसे में क्लास में कंसंट्रेट होकर के सुनना होगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप चश्मा पहने हुए हैं तो हम तो देखेंगे नहीं। आपको 4 गो आंख, हमको 8 गो है, समझे? चलिए सुनिए। अच्छा सुनिएगा, आप सुनिएगा, यहां आइएगा, अब यहां आइए, अब यहां आइए। देखिए 1757 के पलासी युद्ध पर हम लोग आते हैं। यहां तक पहले कुछ लिखिए तो, लिखाते हैं, लिखिए तो, लिखिए तो। लिखिएगा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय ब्रिटेन की महारानी, इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को, जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को भारत के साथ, जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने, जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दी। फुल स्टॉप। कंपनी की स्थापना के समय, कंपनी की स्थापना के समय, कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह, कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर थे, अकबर थे, अकबर थे। फुल स्टॉप। कंपनी, कंपनी भारत में अपना व्यापार प्रारंभ, कंपनी भारत में अपना व्यापार प्रारंभ, कंपनी भारत में अपना व्यापार प्रारंभ, व्यापार प्रारंभ मुगल बादशाह जहांगीर के काल में किया, मुगल बादशाह जहांगीर के काल में किया, मुगल बादशाह जहांगीर के काल में किया, जहांगीर के काल में किया। फुल स्टॉप। और जानते हैं कंपनी जब भारत में व्यापार कर रही थी ना, तो कंपनी को बहुत मुनाफा हो रहा था। कंपनी का मन, ब्रिटिश कंपनी का मन औरंगजेब के शासनकाल में ही बढ़ गया था। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रिटिश कंपनी का मन बढ़ गया था और जो मन होता था वही करने लगा। तो औरंगजेब के शासनकाल में कंपनी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच नोकझोंक शुरू हो गया था। मतलब
संघर्ष की शुरुआत हो गई थी कंपनी और मुगलों के बीच। गौर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे यह बात पूछा जाता है, ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत किस मुगल बादशाह के शासनकाल से हुई है? तो ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत औरंगजेब के शासनकाल से हुआ था, औरंगजेब के शासनकाल से। ठीक है, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा, लिखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जानते हैं ये सब बात कहीं कोई किताब नहीं देता, एनसीईआरटी दिया है, हम एनसीईआरटी पढ़ा के बता रहे हैं आपको। ठीक है, लुसेंट सब देख लीजिएगा, ये सब नहीं देता है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं है। ठीक है, लिखिएगा, ब्रिटिश कंपनी और, हाँ उसी में कंटिन्यू कीजिएगा, ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल से, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल से हुई है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद, औरंगजेब के निधन होने के बाद सभी अयोग्य मुगल बादशाह पैदा हुए, सभी अयोग्य मुगल बादशाह पैदा हुए। जिसका फायदा यानी लाभ, जिसका लाभ अंग्रेजी कंपनी उठाते हुए भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, अब यहां पर और थोड़ा सा समझाते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे, तब फिर आगे लिखाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, पलासी का युद्ध, ऐसे इतिहास में जाएंगे ना तो विस्तार पूर्वक पलासी के युद्ध के विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, उधर नहीं देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, इधर बोर्ड पे। ठीक है, लड़की लोग तो अपने दूसरे को देखते रहती है। हाँ जी, काहे नहीं मिलेगा। चलिए सुनिएगा, है भाई जी लोग, सुनिएगा। पलासी के युद्ध को थोड़ा सा समझिएगा, फिर वहां पे आएंगे, वहां पे कुछ चीज है जो कि समझना जरूरी है। पलासी का युद्ध, पलासी कहां है जानते हैं? आप लोग जानते होंगे, बंगाल में। कहां है? बंगाल में पलासी है। बंगाल के पलासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में
नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और कंपनी की जीत हुई। जब कंपनी की जीत इस युद्ध में हुई और कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, तो अब बंगाल, और इस युद्ध के दौरान ही नवाब सिराजुद्दौला मारे भी गए थे। युद्ध करते हुए नहीं मारे गए थे, बल्कि युद्ध भूमि से वापस लौट रहा था। तो मीर जाफर का पुत्र मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। तो पलासी युद्ध से जब वापस लौट रहे थे, नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। अब बंगाल का नवाब कोई नहीं बचा। जब बंगाल का नवाब कोई नहीं बचा, बंगाल के नवाब का पद खाली हो गया, तो अब बंगाल की राजनीतिक प्रभुसत्ता अंग्रेजी कंपनी के हाथ में आ गया। अब डिसाइड अंग्रेजी कंपनी करता कि बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा, बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा। कंपनी ने इसी युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया, और जब भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया, तो इसी युद्ध से कंपनी ने एक पद का सृजन किया जिसे बंगाल का गवर्नर कहा गया, जिसे बंगाल का गवर्नर कहा गया। तो 1757 के पलासी युद्ध से ही 1757 के पलासी युद्ध से ही बंगाल के गवर्नर का पद आया। बंगाल के गवर्नर का पद आया। गवर्नर का पद आया। यही बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया, और इसी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और फिर बाद में भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। भारत का वायसराय किया गया, और फिर भारत के वायसराय के पद नाम बदलकर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किया गया, और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का राष्ट्रपति किया गया। भारत का राष्ट्रपति किया गया। तो जो बंगाल के गवर्नर के पद हैं, यह 1757 के पलासी युद्ध से आए हैं। यह पद 1757 से 1773 तक रहा, और 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके बाद में जाकर 1833 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1833 चार्टर एक्ट कहते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। भारत का गवर्नर जनरल किया गया। भारत का गवर्नर जनरल किया गया। फिर आपको 1858 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1858 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, और 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। भारत का वायसराय किया गया। भारत का वायसराय किया गया। इसके बाद भारत के वायसराय को जो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किया गया, ये याद रखना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये याद रखना आपको आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जो तीन है, समझिए, ये जो तीन है, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर है? नीचे से लिखिएगा आप, फिर आगे बताएंगे, फिर आगे लिखाएंगे। ठीक है, लिखिएगा नीचे से लिखिएगा, नीचे से। हाँ, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, दूसरा लाइन में लिखिएगा।
लिखिएगा, 1757 के पलासी युद्ध से, 1757 के पलासी युद्ध से के पलासी युद्ध से, पलासी युद्ध से अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की, प्रभुसत्ता स्थापित की। अच्छा, चिंता मत कीजिए, कभी रोइएगा भी दोनों जो हंस रहे थे, अभी निकाल लीजिए। शाम में 5 से 7 वाला जैसे आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग से भी ज्यादा खतरनाक था 5 से 7 वाला, और हल्ला करता था। अब देखिए ना 10-15 दिन पुराना हो गया, एकदम सिस्टम में रहता है। आप लोग भी 2-4-5 दिन कीजिएगा, ठीक है। एक दिन धुआंधार बैटिंग हो गया, बस सब अपने शांत हो जाइएगा। हर बैच में 10-15 दिन पूरा हो होता है, ठीक है। आप लोग भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रीति रिवाज है, ठीक है। तो रीति रिवाज को तोड़ना काहे है, एक रोज बैटिंग हो गया बस काम खत्म। सत्रह के पलासी युद्ध से अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की, प्रभुसत्ता स्थापित की, फुल स्टॉप। इस युद्ध के बाद बंगाल के, इस युद्ध के बाद लिखे हैं, अच्छा ठीक है कोई, इस युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर का पद आया। फुल स्टॉप। इस पद पर सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव, इस पद पर सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव, हे भगवान, रॉबर्ट क्लाइव, इस पद पर सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव आसीन हुए, आसीन मतलब बैठे, बैठ शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, आसीन अच्छा शब्द है, आसीन हुए, आसीन हुए। आप लोग तो लगता है मेक्सिको में पैदा हुए हैं। चलिए, आसीन हुए, फुल स्टॉप। यूक्रेन में मरना है का, लिखिएगा नीचे से अगला पॉइंट बना लीजिएगा, अगला पॉइंट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में, बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में
बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया, इजाफा यानी वृद्धि, इजाफा किया गया तथा उसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, तथा उसका पदनाम बदलकर तथा उसका पदनाम बदलकर तथा उसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया बनाया गया। आगे लिखिएगा, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत तहत 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। 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 है, सुनिए, अब यहां तक समझिए। देखिए, ये बात बताए हैं बंगाल का गवर्नर कौन बना है सर्वप्रथम? नहीं बताए, लिखाए हैं, बताए रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट। लेकिन अब हम लोगों को समझना है, बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इन तमाम चीजों को हमें समझना है। यहां तक बात कुछ क्लियर हुआ है? 1 सेकंड में इसको पढ़िए, तो जितना बताएं अभी 1 सेकंड में पढ़िए और 2 सेकंड में याद करवाएंगे हम आपको। जल्दी पढ़िए, पढ़िए, दांत नहीं निकालिए। पढ़ लिए। भागीरथी या गंगा, गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी भी कहा जाता। आंशिक रूप से 1757, पूर्ण रूप बक्सर का युद्ध 1764। पढ़ लिए भाई जी लोग? पढ़ लिए। चलिए आइए अब मेरे साथ याद कीजिए। याद है तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो फिर हम याद करवा देंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 ईस्वी। इस समय मुगल बादशाह कौन थे?
ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। चलिए बहुत बढ़िया। जब ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार प्रारंभ किया तो उस समय मुगल बादशाह को जहांगीर। कौन? तो कंपनी जब भारत में व्यापार प्रारंभ किया तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे? कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत किस मुगल बादशाह? औरंगजेब। किसके शासनकाल? किसके शासनकाल? औरंगजेब के शासनकाल। आगे अब देखिएगा, जो प्लासी का युद्ध है, सॉरी नहीं, उससे पहले 1 मिनट, उससे पहले औरंगजेब का निधन कब हुआ है? 1700। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1700। बंगाल के गवर्नर का पद किस युद्ध से आया? प्लासी के युद्ध। कौन युद्ध? बंगाल के गवर्नर का पद किस युद्ध से आया? अब बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग है। 1773 के, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग है। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत? 1833 का चार्टर है। अब भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किस एक्ट के तहत? 1858 का भारत। इतना बात क्लियर है? देखिए अब यहां आइएगा भाई जी लोग, बंगाल के प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, इस चीज को स्पष्ट कर देते हैं यहीं पर। ऐसे इतिहास में भी हम इस चीज को आपको स्पष्ट कर देते हैं और यहां पर भी स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, प्रथम गवर्नर जो बंगाल के बने थे, प्रथम गवर्नर जो बंगाल के बने थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद जानते हैं इस पद पर वेंसीटाड बैठा। वेंसीटाड के बाद फिर से रॉबर्ट क्लाइव, फिर बड़े लास्ट कर्टियर, फिर वारेन हेस्टिंग्स, फिर आपको वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बैठा। अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल यहां पर आप लोग देखिएगा भाई जी लोग, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का शासन काल है भारत में। और जानते हैं जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव के विषय में 1-2 लाइन बताते हैं, इतिहास में ज्यादा बताएंगे। रॉबर्ट क्लाइव जानते हैं, जैसे आप लोग पढ़ने से कितना भागते हैं, एकदम किताब कॉपी से कितना दूर रहना चाहते हैं, लगता है किताब पकड़ता है, धरता है, नहीं भूत जैसे, समझ गए? ऐसा होता है ना? किताब पकड़ने का मन करता है, मोबाइल पकड़ने का पूरा मन करता है ना, मोबाइल में यूट्यूब चलाने का पूरा मन करता है ना, बतियाने का मन करता है ना, वीडियो कॉल पे। सुनिएगा, वारेन हेस्टिंग्स तो नहीं, रॉबर्ट क्लाइव के, हाँ रॉबर्ट क्लाइव, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। इसके पिताजी ब्रिटेन के भीतर बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे, यानी ब्रिटिश संसद का सदस्य थे इनके पिताजी। रॉबर्ट क्लाइव के पिताजी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और इनको पढ़ने में मन नहीं लगता था। सुनिए नो तो इसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो इनके पिताजी जो है कभी ई स्कूल में नाम लिखाते थे, कभी दूसरे स्कूल में, तीसरे स्कूल में, समझ गए, ताकि किसी भी स्कूल में इसका पढ़ने में मन लग जाए। ठीक है, लेकिन स्कूल में नाम लिखा जाता था, किताब कॉपी खरीद करके अलमारी में रखा जाता था, वो अलमारी में पड़ा रह जाता था, पढ़ने लिखने में नहीं मन लगता था। पिताजी भी बहुत दिन तक झेले, समझ गए, और अंतिम में स्वाभाविक सी बात है कि अब गार्जियन जो चाह रहा है वो काम नहीं कीजिएगा तो कभी ना कभी तो रिश्ता खराब होगा ही। तो 18 वर्ष की अवस्था में इनका इनके पिताजी के साथ संबंध खराब हो गया। तत्पश्चात भाग के भारत आ गया, समझे, भाग के भारत आ गया। भारत में अपनी बुद्धिमता के बल पर एक क्लर्क के रूप में आया था, छोटा सा क्लर्क था, क्लर्क।
एक कलर के रूप में आया और अपने बुद्धिमत्ता के बल पर, अपने विवेक बुद्धि से कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर जाकर बैठा और अकुत धन संपत्ति का उजागर किया। और इनके पिताजी अपने जीवन काल में जितना नहीं कमा सके उससे 10, 20, 25 गुना ज्यादा कमा करके भारत से लेकर चल गया, समझ गए। और इसको कंपनी क्या कहता है जानते हैं? स्वर्ग से उतरा इंसान, स्वर्ग से उतरा हुआ इंसान, स्वर्ग से, समझ गए। तो ये जरूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने में नहीं मन लगे, नहीं पढ़े लिखे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। हाँ, आपके खानदान परिवार में जो कोई नहीं किया वो आप कर सकते हैं, समझ गए। तो इसी वजह से कोई जरूरी नहीं है पढ़ना लिखना। पढ़ने का मन करता है पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन आराम से अलमारी में किताब कॉपी रखिए, मजा मारिए कहीं। अब आइएगा, अब आते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग्स पर। तो वारेन हेस्टिंग्स समझ में आता है ना, पॉलिटियो? चलिए, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, और बहुत टेक्निक का मेरे पास समझाने का। एगो सुइयो हम देते हैं समझने वाला। चलिए सुनिएगा, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785। वारेन हेस्टिंग्स जब आया था ना, तो ये जो बंगाल के गवर्नर का पद है, गौर कीजिएगा भाई जी लोग, यहां पे समझिएगा, तब आराम से देखिएगा, आपको ये चीज याद रह जाएगा, समझ गए। बंगाल के गवर्नर का पद है, यह पद 1757 से लेकर 1773 तक रहा था, 1773 तक रहा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह पद गवर्नर जनरल बना, यह पद गवर्नर जनरल बना। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स 1772 में आया है। तो 1772 में जो वारेन हेस्टिंग्स आया होगा, वो बंगाल का गवर्नर बनकर आया होगा या गवर्नर जनरल? वह बंगाल का गवर्नर बनकर आया होगा। क्या बनकर आया होगा? गवर्नर। काहे कि उस गवर्नर पद का ही पद विद्यमान था, तो बंगाल के गवर्नर बनकर आए। और इन्हीं के शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, और उस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल हो गए। और इस पद पर वारेन हेस्टिंग्स आगे बने रहे, बैठे रहे। मतलब क्या हम ये बात कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने हैं? हाँ या ना? कह सकते हैं? चलिए, तो इसको याद रखिएगा ना, तो नीचे से लिख लीजिए ना, लिखिएगा, एक एक लाइन में लिखते जाइएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर डैश देकर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर डैश देकर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर डैश देकर रॉबर्ट क्लाइव। आगे आगे, बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर डैश देकर वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, यहां लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग्स। आगे आगे लिखिएगा, लिख लिए इतना? आगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, 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 डैश देकर वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अब समझते हैं, अब आगे समझते हैं भाई जी लोग। देखिए, देखिए भाई जी लोग, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद है, यह पद 1773 से लेकर 1833 तक रहा, 1833 तक।
बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1773 से लेकर 1833 तक रहा और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने। तो अब देखिएगा, एगो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो बेंटिक जानते हैं 1828 से 1835, 1828 से 1835। तो एक बात बताइएगा भाई जी लोग, 1828 से 1835 के बीच में 1833 आता है? नहीं आता है। आता है न हो। और 1833 में एगो चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो मतलब 1833 से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का पद विद्यमान था और 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो 1833 के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद अस्तित्व में आया। 1833 से पहले भी बेंटिक है, 1833 के बाद भी बेंटिक है। तो क्या हम को भारत का क्या हम बेंटिक को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हैं? हाँ या ना? नीचे से लिखिए, लिखिएगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल डैश देकर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल डैश देकर लॉर्ड विलियम बेंटिक, डैश देकर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, यहां तक समझा दिए थे, लिखा दिए हैं, अब आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा भाई जी लोग, भारत के गवर्नर जनरल का पद, जो भारत के गवर्नर जनरल का पद है, यह 1833 से लेकर 1858, भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 से लेकर 1858 तक रहा। तो एक है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और जो लॉर्ड कैनिंग है, इनका कार्यकाल है 1856 से 1862, 1856 से 1862। 1856 से 62 के बीच में क्या 1858 आता है? आता है या नहीं आता? आता है। तो 1858 लॉर्ड कैनिंग के काल में 1858 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ और 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय हो गए। भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय। तो 1858 से पहले भारत के गवर्नर जनरल का पद था, 1858 के बाद भारत के वायसराय का पद आया। 1858 से पहले भी कैनिंग था, 1858 के बाद भी कैनिंग है। मतलब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो लिखिए ना, नीचे से लिखिएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, लिखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल डैश देकर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग,
लॉर्ड कैनिंग। आगे, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा भाई जी लोग, यहां पर थोड़ा सा कौन मिटाएंगे तो पूरा नहीं मिटेगा, थोड़े सा मिटेगा। ई ले, चलिए अब सुनिएगा भाई जी लोग, ये जो भारत के वायसराय का पद है 1858 से लेकर 1947 तक रहा, 1947 तक रहा, 1947 तक। और भारत को आजादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही भारत के वायसराय का पदनाम बदलकर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किया गया, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल किया गया, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किया गया। गौर कीजिएगा भाई जी लोग, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में आया था, जुलाई 1947, जुलाई 1947। इस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय का पदनाम बदलकर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किया गया। अब देखिएगा, एक वो था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन है 1947 से 1948, 1947 से 1948 तक रहा था। और मार्च 1947 से, मार्च 1947, मार्च 1947 से 1948। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया जुलाई 1947। तो जुलाई 1947 से पहले, जुलाई 1947 में जो ये अधिनियम आया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके तहत भारत के वायसराय का पदनाम बदलकर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किया गया। लेकिन इस अधिनियम के पारित होने से पहले कौन सा पद था? भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। और इस अधिनियम के पारित होने के बाद कौन सा पद आया? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो इस अधिनियम के पारित होने से पहले माउंटबेटन थे, अधिनियम के पारित होने के बाद भी माउंटबेटन। अर्थात क्या हम ये बात कह सकते हैं भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नीचे से लिखिएगा। और इस बार जानते हैं, हमको लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है ये अपने आप में। बिहार दरोगा हमको लगता है पहला या दूसरा सिटिंग में भारत का अंतिम वायसराय पूछा था, बिहार दरोगा। तो आंसर दूसरा सिटिंग में, हाँ दूसरा सिटिंग में पूछा है। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, समझ गए? तो लिखिएगा, लिखिएगा भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय अंतिम वायसराय डैश देकर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे लिखिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लिखिए ना, अगला लिखा रहे हैं, अरे लिखिए ना, लिख लिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल डैश देकर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे, और इसके बाद जानते हैं माउंटबेटन 1948 में चल गया, तब भी पद रहा। इस पद पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बैठा दिया गया और एकमात्र भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है जो इस पद पर बैठे हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, समझ गए? तो लिखिएगा स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल डैश देकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डैश देकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब गुरुजी लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से लेकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक, 1 सेकंड में पढ़िए, जल्दी से जल्दी पढ़िए, पढ़िए जल्दी। अभी पूछेंगे तुरंत उठा उठा करके। पढ़ लिए भाई जी लोग, पढ़ लिए। आइए अब मेरे साथ एक बार याद कीजिए। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट, बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन, बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन, अब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट, अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज। बात क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? याद हुआ ना? चलिए अब कोई भी पूछेगा तो आप बताइएगा कि नहीं बताइए? समझा दीजिएगा ना सबको? पक्का ना? घर पे जाके पढ़िएगा ना? आईपीएल नहीं देखिएगा? आईपीएल देखिएगा, सुंदर बीबी नहीं होगी। आईपीएल नहीं देखना है, घर पे जाके रिवीजन करना है। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। और ऑनलाइन वाले जो है आज थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आपको। आगे देखते हैं, ठीक करवाते हैं, कल से दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। धन्यवाद आप सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको। गुलशन कुमार।